हेलो स्टूडेंट्स, एमए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस। मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है आपका पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, उसके मेन कंटेंट को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में स्थानीय संस्थाओं पर जो लोकल बॉडीज है उस पर राज्य का नियंत्रण किस प्रकार से होता है, किन किन स्तरों पर होता है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। जिसमें विधायी नियंत्रण है, प्रशासकीय नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण है और वित्तीय नियंत्रण है। इसके अंतर्गत, इस कंटेंट के अंतर्गत कुछ बातें रह गई थी जिसे आज बताने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। प्रशासकीय नियंत्रण और विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण, इन नियंत्रणों में जो त्रुटियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्थानीय संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में बताएंगे। प्रिय छात्रगण, वर्तमान समय में स्थानीय संस्थाओं पर जिस ढंग से, जिस प्रकार से और जिस शैली में राजकीय नियंत्रण होता है वह उचित नहीं है। राज्य सरकार तो इन स्वायत्त शासन व्यवस्था को, जो लोकल बॉडीज है, उनको कम महत्व तो देती ही है, साथ ही साथ विभाग के जो मंत्री होते हैं वो भी इन संस्थाओं पर या इन संस्थाओं के साथ बहुत ही कम संबंध रखते हैं। अधिकांश राज्यों को तो अपने विभागों से मंत्री के अलावे अन्य लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो दूसरे विभाग पर ज़्यादा और इस विभाग पर बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। और स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए स्थानीय संस्थाओं पर
नियंत्रण के लिए इस विभाग के पदाधिकारी जो हैं नहीं के बराबर होते हैं। समाहर्ता कलेक्टर जो होते हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, या जो प्रमंडल आयुक्त होते हैं, प्रमंडलायुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनके जिम्मे ही यह कार्य भी सौंप दिया जाता है, जो कि पहले से ही अपने कार्यों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत ही अधिक व्यस्त रहते हैं। और इन संस्थाओं के संबंधित अधिकारों को दिए जाने के पश्चात इन जो कर्मचारी, जो पदाधिकारी हैं, प्रमंडलायुक्त और जिलाधिकारी, उनकी व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। स्थानीय संस्थाओं पर वे प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जिस प्रकार का नियंत्रण रखना चाहिए उस प्रकार का नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण रखने वाले पदाधिकारियों को स्थानीय संस्थाओं के संबंध में ज्ञान का भी अभाव रहता है। प्रमंडलायुक्त या कलेक्टर शहरी स्थानीय संस्थाओं का तो निरीक्षण कभी कभी कर भी लेते हैं, क्योंकि उनका जो आवास और उनका जो क्लिनिक होता है वह नज़दीक में होता है, लेकिन जो ग्रामीण संस्थाएं हैं वह इनके पहुंच से दूर ही होता है, जिसके कारण ये उन पर उनके विभागों में समय समय पर निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। देहाती क्षेत्रों में इन्हें जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। सन 1938 में तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन समिति 1938 गठित की गई और समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि समाहर्ता और जो प्रमंडलायुक्त होते हैं वह स्थानीय संस्थाओं पर बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कोई खास कार्यालय भी नहीं है जिसे नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी स्थानीय संस्थाओं की देखभाल समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं। उन्हें प्रशासनिक विकास एवं शांति और व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण का काम जो है पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है, यानी कि इनके जिम्मे पहले से भी इतने कर्तव्यों का बोझ होता है कि वह इन संस्थाओं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ने भी जो शहरी देहाती संबंध समिति थी उसने भी विचार व्यक्त किया है कि कोई भी नियोजित क्षेत्र अभिकरण नहीं है जो स्थानीय संस्थाओं को नियंत्रित, निर्देशित और सहायता कर सके। और ऐसा निर्णय किस सीमा तक प्रशासनिक कार्यों से तथा किस सीमा तक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर होता है, यह तो विवादास्पद विषय है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो नियंत्रण रखने वाले जो राजकीय अभिकरण हैं, नियंत्रण रखने वाले जो राजकीय व्यवस्था है, वे नियोजित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। देहाती संस्थाओं में मुख्यालय छोड़कर वरिष्ठ पदाधिकारी क्षेत्रों में बहुत ही कम जा पाते हैं, यानी कि जो पदाधिकारी होते हैं
वह अपने मुख्यालय को छोड़कर क्षेत्र में नहीं के बराबर जाते हैं और वे जो क्षेत्रीय कर्मचारी को अपने यहाँ बुलाकर निरीक्षण रिपोर्ट जो है तैयार कर देते हैं। किसी किसी मामले में तो नियंत्रण इतना कठोर है कि स्थानीय संस्थाओं को उस क्षेत्र में काम करने में कठिनाई होती है। कोई कार्य तत्कालिक और जनहित का कहीं क्यों न हो, राज्य सरकार की अनुमति जो है प्रथम और कार्यान्वयन जो है द्वितीय है। यानी कि हर काम में, हर निर्णय के लिए उनको राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, राज्य सरकार से आदेश लेना पड़ता है, तभी वह कार्यान्वयन की दिशा में बढ़ पाते हैं। यानी कि जो कार्यान्वयन है उनके लिए अति आवश्यक नहीं है, बल्कि सरकार से आदेश लेना जो है वह अति आवश्यक है। आर्थिक मामलों में भी बहुत हद तक राज्य सरकार का नियंत्रण जो है पूर्ण रूपेण होता है। राज्य सरकार जिस स्थानीय संस्थाओं को जो कर लगाने का क्षेत्र निश्चित कर देती है, उसके अतिरिक्त कोई भी स्थानीय संस्था अन्य कर नहीं लगा सकती है। यानी कि राज्य सरकार स्थानीय संस्थाओं को जिस जिस क्षेत्र में कर निर्धारण करने का अधिकार दे देती है या कर निर्धारण कर देती है, उसके अलावे ये जो संस्थाएं हैं अन्य कर निर्धारण किसी भी प्रकार का नहीं कर सकती है। स्थानीय संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण के संबंध में कई सुझाव जो है वह दिए जा सकते हैं। भारत में स्थानीय संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण जो है असंतोषजनक है। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखे और कभी कभी राज्य सरकार जो है इतना कठोर व्यवहार करती है कि किसी स्थानीय संस्था को समाप्त भी कर देती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकारी पदाधिकारियों में मतभेद होने पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता से चुन कर आते हैं, उनके और सरकारी पदाधिकारियों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर सरकारी पदाधिकारियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है और इसका परिणाम यह होता है कि स्वशासन में भी नौकरशाही का महत्व जो है बढ़ जाता है। जनप्रतिनिधियों को उचित महत्व नहीं दिए जाने के कारण नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है और जिस प्रकार राज्य सरकारें यह अपेक्षा करती है कि केंद्रीय सरकार उनसे सम्मानपूर्वक ढंग से व्यवहार करे, उसी प्रकार उन्हें भी स्थानीय सरकारों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हर राज्य सरकार यह सोचती है या ऐसी कामना रखती है, ऐसी अपेक्षा रखती है कि केंद्र सरकार जो है उनसे सम्मानपूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यवहार करे। तो जैसी उपेक्षा वह केंद्र सरकार से रखती है, वैसे ही उनको यह भावना भी रखनी चाहिए कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके साथ हम भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। और स्थानीय संस्थाओं पर जो वर्तमान नियंत्रण का जो स्वरूप है वह कोई महत्व नहीं रखता है। यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था दिखावटी एवं नकारात्मक है। नियंत्रण अभी मार्ग निर्देशक नहीं, विकास में जो है बाधक हो जाता है, बाधक है। नियंत्रण अभिकरणों में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो इस कार्य को ही मुख्य समझे। राज्यों में स्थानीय स्वशासन विभाग के अलग मंत्री सचिवालय कार्यालय के साथ ही साथ नियंत्रण एवं निर्देशन परिषद भी होना चाहिए और इनका मुख्य कार्य जो है स्थानीय संस्थाओं का निरीक्षण, आवश्यकता अनुसार सुझाव
और समय समय पर अर्थ की भी व्यवस्था करना हो। यानी कि स्थानीय संस्थाओं में विभाग के जो मंत्री होते हैं उनके सचिवालय से ही नियंत्रण और निर्देशन के लिए एक परिषद होना चाहिए, और इनका मुख्य कार्य जो है स्थानीय संस्थाओं का नियमित निरीक्षण, आवश्यकता अनुसार उन्हें सुझाव दिया जाए और समय समय पर जो है अर्थ की व्यवस्था यानी कि उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाए। राज्य स्थानीय संस्थाओं की जो स्थिति है और जो कार्य है उसका मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समितियां जो है गठित की जाती है। विभिन्न नियंत्रण एवं निर्देशन आदि के संबंध में अपना सुझाव दिए हैं। सन 1938 में उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन समिति गठित हुई और समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्य मुख्यालय में एक स्थानीय स्वशासन पार्षद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिए और इसमें 30 सदस्य होंगे और इसका एक जो प्रधान होगा एक वेतनभोगी अध्यक्ष होगा। देहाती शहरी संबंध समिति ने भी सिफारिश की है कि देहाती जो क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण एवं पथ प्रदर्शन के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। इसने भी यह सिफारिश की है कि एक निदेशालय जो है राज्य स्तर पर होना चाहिए जो स्थानीय संस्थाओं का निर्देशन और नियंत्रण करे। पंजाब स्थानीय शासन समिति, जांच समिति, द पंजाब लोकल गवर्नमेंट अर्बन इंक्वायरी कमेटी ने स्थानीय संस्थाएं निदेशालय की स्थापना के लिए सिफारिश की है। तो सिफारिशें तो होती है लेकिन राज्य सरकारें जो है उस पर अमल नहीं कर पाती है, तो उन सिफारिशों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कमेटियां बनती है, सिफारिशें होती है स्थानीय संस्थाओं के संबंध में, लेकिन सारी की सारी बातें वहीं की वहीं रह जाती है जहां पड़ी हुई है। आवश्यकता है राज्य सरकारों के इच्छा शक्ति में इजाफा होने का कि इन संस्थाओं का किस प्रकार से विकास हो, ये संस्थाएं जो है किस प्रकार से स्वावलंबी हों, ये संस्थाएं जो है जनहित में किस प्रकार से कार्य करें और जनता का अधिक से अधिक कल्याण करें। इस और राज्य सरकार को ही पहल करनी होगी और राज्य सरकारें जो है स्थानीय संस्थाओं पर जो खर्च करती है उसके खर्च पर नियंत्रण के लिए राज्य स्थानीय स्वशासन अंगरक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसका काम होगा स्थानीय संस्थाओं में जा करके आय व्यय का ब्यौरा इकट्ठा कर अंकेक्षण करके राज्य सरकार को प्रतिवेतन देना और राज्य सरकार अनुदान विमुक्त करते समय मद निर्धारित कर दे तथा यह निर्देश दे दे कि एक मद की राशि जो है दूसरे मद में खर्च नहीं होगी और ये इतनी राशि इस मद के लिए है, इतनी राशि इस मद के लिए है और उसी के अनुसार जो है स्थानीय संस्थाओं को कार्य उस पर करना है। स्थानीय संस्थाओं पर केवल नियंत्रण रखना ही पर्याप्त नहीं है, कार्यान्वयन के लिए तत्परता रखनी चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तत्परता रखनी चाहिए। राज्य मुख्यालय में स्थानीय स्वशासन परिषद या पार्षद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ बोर्ड जो है वह होना चाहिए, जिसका प्रधान जो है स्थानीय संस्थाओं के संबंध जो है मजबूत हो सके और इस प्रकार से तभी जो है स्थानीय संस्थाएं जो है अपने उद्देश्यों की ओर जो है सफल हो सकती है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। अन्यथा सिफारिशें होने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
और जानकारी एवं रुचि रखने वाले व्यक्ति को ही स्थानीय संस्थाओं में पदाधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए। और जो परिषद बने, जो अंकेक्षण परिषद बने, उसमें शिक्षाविद, स्वास्थ्य पदाधिकारी, अंकेक्षक और अभियंता जो है आदि रहें, जो स्थानीय संस्थाओं में जाकर अपने विभागीय कार्यों का निरीक्षण करे, स्थानीय व्यक्तियों को उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी करे और उनके लिए उपचार करे। ऐसा नियंत्रण रचनात्मक होगा। केवल नियंत्रण रखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं पर राज्य का जो नियंत्रण है वह व्यवहारिक होना चाहिए। जिस प्रकार से स्थानीय संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों का रवैया है, उस रवैये में राज्य सरकारों को बदलाव लाना होगा और नियंत्रण के साथ साथ इनके जो योजनाएं हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई जो योजनाएं हैं या जो स्थानीय संस्थाएं जो समय समय पर योजनाएं बनाती है, अगर वे योजनाएं सही में कल्याणकारी हैं, लोगों का कल्याण कर सकती हैं, तो राज्य सरकारों को बिना नियंत्रण के इन्हें मदद करनी चाहिए, ताकि इन संस्थाओं का मनोबल बढ़े और ये जनता के हित में अधिक से अधिक कार्य कर सके। और स्थानीय संस्थाओं को भी चाहिए कि उन्हें जिस मद में जो राशि विमुक्त की गई है, चाहे वह किसी भी माध्यम से विमुक्त की गई हो, अनुदान के माध्यम से विमुक्त की गई हो या फिर विशेष अनुदान के माध्यम से की गई हो या फिर ऋण के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया है, तो जिस उद्देश्य के लिए वह धन आया उसी मद में उसको खर्च किया जाना चाहिए। तभी जो है उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है और कार्यों का सही संचालन हो सकता है। अन्यथा केवल सिफारिशें होने से और नियंत्रण रखने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब तक जैसी उपेक्षा राज्य सरकारें करती है केंद्र सरकार से कि वह हमें समान रूप से, केंद्र सरकार समान रूप से हमें तवज्जो दे, समान रूप से हमें महत्व दे, उसी प्रकार राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वह स्थानीय संस्थाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे, एक सा व्यवहार करे और जो जनप्रतिनिधि, जो राज्य स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वह अपने चुने हुए क्षेत्रों से ज़्यादा लगाव रखते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इस भावना को त्याग कर उन्हें चाहिए कि वो जितने भी राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं हैं, सभी के विकास के लिए वह समान रूप से पहल करे, समान रूप से धन मुहैया करावे, तभी जाकर के जनता का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन संस्थाओं को राज्य सरकारें उदारता पूर्वक
और सहानुभूतिपूर्वक काम करने के लिए धन मुहैया कराए और नियंत्रण भी रखे उनके खर्चों पर, तो ऐसी आशा की जाती है ये जो संस्थाएं हैं काफ़ी हद तक जनता के हितों पर खरा उतर सकती है और जनता का कल्याण कर सकती है। नियंत्रण अपने स्थान पर सही है, लेकिन नियंत्रण के नाम पर अति नियंत्रण जो है वह नहीं होनी चाहिए, तभी यह संस्थाएं जो है फल फूल सकती हैं। अन्यथा यह जहाँ है वहीं के वहीं पड़ी रह सकती हैं। और जो नियंत्रण हो उसके लिए कोई विशेष कार्यालय होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा, जो कि वहाँ से सारे देहाती क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण रखी जा सके। तभी जाकर के स्थानीय संस्थाओं का जो उद्देश्य है और स्थानीय संस्थाओं का जो महत्व है वह सिद्ध हो सकता है। और जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर जो कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, तो उसका उचित निराकरण किया जाना चाहिए। उसमें एक पक्षीय कार्यवाही या एक पक्षीय सुनवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर उसका निराकरण होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि में त्रुटि है तो उन्हें उसी हिसाब से सलाह दी जानी चाहिए, और अगर पदाधिकारियों में दोष है तो उन्हें भी उसी प्रकार से उनकी गलतियों को बताना चाहिए। तभी जाकर के एक मजबूत कार्यशैली इन संस्थाओं में पनप सकती है और जनता का अधिक से अधिक हित हो सकती है। और इन संस्थाओं में जो स्थानीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके बारे में भी, उनकी योग्यता के बारे में भी विशेष ध्यान दिए जाने की राज्य सरकारों की आवश्यकता है कि जिस कार्य के लिए उन्हें वहाँ नियुक्त किया जा रहा है उस कार्य में वे दक्ष हैं कि नहीं, उस कार्य में वे ज्ञान रखते हैं कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निश्चित अंतराल पर इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कार्यकुशलता की जांच होनी चाहिए, और अगर वह खरे नहीं उतर रहे हैं अपने कार्यों के प्रति, तो फिर दूसरे अन्य लोगों को भी वहाँ नियुक्ति की जानी चाहिए और वहाँ से जो पूर्व में पदस्थापित हैं उनका वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ताकि जो है आने वाले जो नियुक्त होने वाले जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वह अपने कार्यों के प्रति अधिक से अधिक सजग रह सकें, अधिक से अधिक कार्य कर सकें। और स्थानीय संस्थाओं को भी चाहिए कि जिस मद के लिए जो राशि राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराई गई है उसका उसी मद में सदुपयोग किया जाए, उनका अन्य मद में दुरुपयोग न हो, तभी जाकर के सही मायने में इन संस्थाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी संस्था पर नियंत्रण आवश्यक है, उच्च सत्ता का नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन नियंत्रण के नाम पर
अति नियंत्रण नहीं होना चाहिए। समन्वय स्थापित करके ही किसी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर एक बार आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।